आज मैं फिर आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आई हूँ जो रिलेटेड है आज का हमारा टॉपिक किशोर अवस्था। किशोर अवस्था सबसे ही इम्पोर्टेंट एक अवस्था होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि शैशव काल या बाल्यकाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका किशोर अवस्था। क्यों? आपने कहते हुए सुना होगा, अगर हम अपने बड़े बुजुर्ग से कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अपनी एज में, या हमारा एक जमाना था, वो जमाने की जो बात करते हैं या वो अपनी एज की जो बात करते हैं वो अवस्था होती है आपकी किशोर अवस्था। इसलिए हम इस अवस्था को इम्पोर्टेंट बताते हैं, या हम बोलते हैं ना कि ये एक ऐसी एज है कर गुजरने वाली, या हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं या खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमारी अवस्था होती है किशोर अवस्था। चलिए आज हम इस पे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। किशोर अवस्था, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है? ये लैटिन भाषा के अडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ है प्रजनन करना, या इसको ऐसे ही बोलते हैं परिपक्व की ओर। मतलब जब इंसान मेच्योर हो जाता है उसकी ओर, परिपक्वता की ओर, उसे भी कहा जाता है बोथ आर सेम थिंग। और अगर हम इसकी बात करें एडोलसेंस, अगर हम कहें कि इसके जो जन्मदाता बोले जाते हैं या जिन्हें क्रमिक और वैज्ञानिक तौर पे जिसने बताया है उसका नाम आता है स्टैनली होल। क्लियर है? स्टैनली होल, इसको किशोर अवस्था के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, और क्रमिक और वैज्ञानिक रूप से जिसने इसके बारे में बताया है वो है हमारे स्टैनली होल। स्टैनली होल ने एक बुक भी लिखी है, उसका नाम क्या है? सोचिए। स्टैनली होल ने एक बुक लिखी थी 1904 में, जिसका नाम है एडोलसेंस। क्लियर? उसमें इन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि एडोलसेंस एज जो होती है, किशोर अवस्था जो होती है, उसमें बच्चे का सामाजिक मानसिक कैसे उस पर इफेक्ट पड़ता है, सारी चीजें उन्होंने क्लियर की है कि शारीरिक मानसिक सामाजिक, या इसको क्यों तूफान की एक अवस्था बोला जाता है, ये सब इन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। इसकी अवस्थाएं कौन सी होती है? दो। पहली होती है पूर्व किशोर अवस्था, जिसको हम बोलते हैं वयसंधि, और दूसरा इसको एज ऑफ प्यूबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है, तो ये किशोर अवस्था ही है। इसकी एज जो होती है 12 से 16 होती है। दूसरी हमारी अगर बात करें, दूसरी एज है हमारी उत्तर किशोर अवस्था, इसकी एज है 17 से 18। अब हम इसको 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? अगर क्वेश्चन उठता है कि किशोर अवस्था तो 12 से 18 वर्ष होती है, कुछ लोग इसको 11 से 19 भी बोलते हैं, कुछ 12 से 19 भी बोलते हैं, ठीक है, ये होती ही इस एज के आसपास है, लेकिन हम जो बेसिकली मोस्ट ऑफ बुक्स में देखते हैं वो है 12 से 18। अब 12 से 18 एज को हम क्यों पूर्व और उत्तर के बाद में डिवाइड कर देते हैं? वो इसलिए करते हैं कि पूर्व किशोर अवस्था जो होती है इसमें कहीं ना कहीं बच्चे में बाल्यकाल का असर दिखता है, कहीं ना कहीं उसमें बचपने वाली चीजें होती हैं, इसलिए उसको पूर्व किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब बच्चा उत्तर किशोर अवस्था में पहुंचता है तो वो पूरा परिपक्व हो जाता है, सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या पहला क्या बताया मैंने कि किशोर अवस्था कैसी अवस्था है? जटिल अवस्था है। किशोर अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है? एक लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रजनन करना या परिपक्व की ओर। इस पे जो क्रमिक और वैज्ञानिक रूप से बताया गया है वो किसने बताया? स्टैनली होल ने। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है एडोलसेंस 1904 में, जिसमें इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला होती है पूर्व किशोर अवस्था, जिसे वयसंधि या एज ऑफ प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। पूर्व अवस्था की जो एज है वो 12 से 16 है। सेकंड है उत्तर किशोर अवस्था, इसकी एज है 17 से 18। कई बुक में मैंने सेम बताया, इसको आपका 17 से 19 भी लिखा जाता है, ठीक है। इसको पूर्व बाल्य या पूर्व किशोर अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बच्चे पे कहीं ना कहीं मेच्योरिटी नहीं दिखती, बाल्यकाल की कुछ ना कुछ छवि दिखती है, और इसमें क्या होता है, बच्चा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है उत्तर किशोर अवस्था में। ये दोनों के डिफरेंसेस हैं। अब हम इसकी बात करें तो इसमें केवल किशोर अवस्था के 2 सिद्धांत दिए गए हैं।
कितने सिद्धांत दिए गए? 2। अब पहला अगर बात करें, पहला जो सिद्धांत है वो आकस्मिक या त्वरित का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये किसने दिया है? आपके स्टैनली हॉल ने दिया है। क्लियर? अब दूसरा सिद्धांत जो है वो दिया है क्रमिक का सिद्धांत। क्रमिक का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है आपका, इसको थॉर्नडाइक का नाम भी बोला जाता है, या इसमें आपका एक हिंग का नाम भी लिया जाता है, हिंग वर्ड का नाम भी लिया जाता है। तो इनके नाम आते हैं जिसमें आपका क्रमिक का सिद्धांत दिया गया है। मेनली इसमें 3 ही आते हैं, थॉर्नडाइक, हिंगवर्ड और फर्स्ट में आता है स्टैनली हॉल। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इस पे कुछ उपनाम भी हैं। उपनाम मतलब इन्हें किन और नामों से जाना जाता है, जैसे स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड के नाम से, क्योंकि हमें जो करना है इसी एज में करना है। बसंत ऋतु, बहुत सारी हमारी अच्छी बुरी चीजें, एक अगर हमें कोई चीज अच्छी लगी, हमारे मन में लड्डू फूटा वाली कंडीशन होती है बसंत ऋतु। दुखी, कोई चीज हमें नहीं मिली तो हम बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे, या कोई चीज हम करना चाहते हैं, कोई एग्जाम दिया उसमें सक्सेस नहीं हुए तो हम दुखी हो गए। उलझन, ऐसा करें या ना करें। अत्यंत जटिल, ये हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा, या हमारे भविष्य के लिए कैसा रहेगा, या समाज तौर पे सही रहेगा। अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। विद्रोह, हमारे घर वालों ने मना करते हैं बाहर नहीं जाना तो हम लड़ने लगते हैं। तो ये सारे इसी के उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक है फेमस, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जी ने कहा है, इन्होंने ही आकस्मिक और त्वरित का सिद्धांत दिया है अपनी बुक में, और इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था जो होती है वो प्रबल दबाव, तनाव एवं तूफान और संघर्ष की अवस्था है। अब मैं एक चीज आपको, एक ट्रिक बताती हूँ। हॉल क्या होता है? कमरा। जब कमरे में कुछ लोगों को बंद कर दिया जाएगा तो वो प्रबलता भी दिखाएगा कि मैं हूं, वो दबाव नहीं मानेगा, और तनाव में इसलिए आ जाएंगे जो दूसरे लोग हैं, तो वो क्या करेगा? तूफान और संघर्ष मचा देगा। कहाँ? एक कमरे में। याद रखना कि इन सब चीजों की अवस्था जो बताई है स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था एक प्रबल दबाव, तनाव एवं तूफान और संघर्ष की अवस्था है। इन्होंने एक और डेफिनेशन दी है, किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास की विकास है वह अचानक से होता है। इन्होंने कहा कि किशोर अवस्था जो होती है उसमें जो बच्चे का शारीरिक, फिजिकली, मेंटली और सोशली जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो अचानक से होगा। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं हमारे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक बोलते हैं कि इन्होंने तो सिंपल से वर्ड में बोला है, किशोर अवस्था सबसे कठिन है भाई, ये सबसे कठिन काल है। आप याद ना, किलपैट्रिक ने जी क्या कहा है? किलपैट्रिक जी ने कहा है जो किशोर अवस्था है कैसी है? सबसे कठिन काल। कठिन काल, तो सबसे कठिन काल किलपैट्रिक। किसने कहा है? किलपैट्रिक। इस तरीके से आप लर्न करना। नेक्स्ट है वैलेंटाइन। ये कोई 14 फेब वाला वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन हम उससे रिलेट कर सकते हैं। इसको कैसे रिलेट करेंगे, आ जाइए समझाती हूँ। वैलेंटाइन जी ने क्या कहा है? किशोर अवस्था। हम जो वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं वो इसी अवस्था में ज्यादा करते हैं, इसी अवस्था में ज्यादा क्रेज होता है वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करने का। तो ये जो अवस्था होती है वैलेंटाइन पे हम क्या कर, अपराध, नाजुक अवस्था होती है। इन्होंने कहा है कि नाजुक अवस्था जा तो रहे वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने, लेकिन ये कैसी अवस्था है हमारी? नाजुक। तो वैलेंटाइन तो सेलिब्रेट करने जा रहे हो, ये अपराध और नाजुक की अवस्था है। क्लियर? तो जब भी आप वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने जाएं तो दिमाग में रखना कि ये एक अपराध और नाजुक अवस्था है, तो सोच समझ के जाना। क्लियर? इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे किशोर अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। आपको इनमें से कुछ नाम दे दिए जाएंगे, पूछेंगे किस अवस्था की विशेषताएं, तो आपको इनको माइंड में रखना है। इसमें ही हमारी लंबाई व विकास की सर्वाधिक वृद्धि होती है। जो हमारी जो 12 to 18 ईयर्स है उसमें हमारी हाइट और मेंटली हमारा जो हाइट का डेवलपमेंट होगा इसी एज में होगा, मेंटली भी डेवलपमेंट इसी एज में होगा,
काम शक्ति की परिपक्वता इसमें आ जाएगी क्योंकि मेच्योरिटी आने लगती है। नशे की ओर उन्मुखता, नशे की ओर बच्चा ज्यादा जाता है। ठीक है भैया, बियर पीते हैं या ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना, इस एज में बच्चा इस मेजॉरिटी में जाता है। दिव्य सपन अपने ही दुनिया में खोता रहता है, उसको कुछ मतलब नहीं दिन दुनिया से। विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। आपकी क्लास में कोई लड़की है या लड़की, सेम है ये, कोई एक लड़की के लिए बात नहीं कही जा रही, लड़का और लड़की दोनों के लिए है। इसी एज में लड़की का अट्रैक्शन लड़के के साथ ज्यादा होता है, लड़के का अट्रैक्शन लड़की के साथ ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता की भावना। इसमें बच्चे सोचते हैं कि हमें स्वतंत्र कर दो, हम जो चाहते हैं हम वो करेंगे, हमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए कि इस टाइम नहीं आना, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। तो इसमें उनकी स्वतंत्रता की भावना होती है। ईश्वर व धर्म की उपासना व आस्था क्यों होती है? एग्जाम दे के आए, भगवान जी हमें पास कर देना, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो ऐसी वाली फीलिंग जो ना इसी एज में आती है। क्लियर है? अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां पर जवाब दूंगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।